नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्री फेस सर्किट के बारे में। थ्री फेस सर्किट थ्री फेस सर्किट के बारे में हम बात करेंगे, यानी तीन कलीय परिपथ, हिंदी में तीन कलीय परिपथ। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, या आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने अभी तक चैनल पर नहीं बताया इसके बारे में। इससे पहले हमने क्या देखा है या जाना है कि सिंगल फेस सर्किट क्या होती है। अगर हमसे कोई कहे कि एक फेस की सर्किट क्या होती है, सिंगल फेस की सर्किट, तो हमने कुछ ऐसे पढ़ा था कि इसमें एक कॉइल होगी जनरेटर की। ये जनरेटर, सपोज़ करिए ये जनरेटर है, इससे एक कॉइल होगी। यहाँ पे कुछ जनरेटेड वोल्टेज आएगा ईजी जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पर एक लोड लगा होगा। ये लोड एक सिंगल फेस का जनरेटर है। सिंगल फेस का मतलब होता है सिर्फ एक कॉइल वाला जनरेटर, उसमें सिर्फ एक कॉइल होगी, वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होगी एक कॉइल की सिर्फ। ठीक है, खैर उस पर नहीं जाते हम। तो ये सिंगल फेस हुआ। यहाँ पर हमारा ईजी जनरेटेड वोल्टेज जो जनरेटर ने बनाया, और ये हमारा यहाँ पर लोड लगा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि सिंगल फेस में हमारे पास टोटल दो वायर हुआ करते थे। ठीक है, एक वायर हमारा इनकमिंग का काम करता था, यानी करंट को लोड तक ले जाता था, और एक वायर हमारा आउटगोइंग का कार्य करता था, यानी कि यहाँ से हमारी करंट गुजरती थी। मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो एक वायर हमारा करंट को लेकर जाता था लोड की ओर, और दूसरा वायर लोड से सोर्स की ओर करंट को वापस लेके जाता था। इसको हम सोर्स कहते थे। ठीक है, ये जो चीज़ थी उसे हम सोर्स कहते थे। और क्या तरीका था दिखाने का, जैसे हम सिंगल फेस एसी सर्किट को कुछ ऐसे दिखाते थे। ये हमारा सिंबल होता था, ये दो वायर होती थी, और यहाँ पर हमारा एक बेसिकली लोड लगा होता था। लोड क्या होता है? लोड का मतलब ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करेगी, यानी कि विद्युत शक्ति का खपत करेगी। यहाँ से करंट ऐसे जाती थी और यहाँ से करंट ऐसे लौट के आती थी। तो ये हमारी सिंगल फेस सर्किट हो गई। एक करंट ले गई, एक करंट ले गई। इक्वेशन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। सिंगल फेस में इक्वेशन क्या हुआ करती, जैसे हमें वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ टाइम पता था, यानी कि विभवांतर का इक्वेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा हमने इक्वेशन पढ़ा है। इसमें ये क्या था? ये था इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मतलब किसी क्षण पर विभवांतर, किसी भी क्षण पर, किसी भी समय पर विभवांतर। ठीक, वी नॉट हमारा क्या था? पीक वैल्यू, यानी कि शीर्ष मान। पीक वैल्यू हुआ करती थी, अधिकतम वैल्यू वोल्टेज की कितनी संभव है वो हुआ करती थी। साइन तो सब जानते हैं, फंक्शन है। ओमेगा क्या होता था? इसको हम कहते हैं एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी यानी कि कोणीय आवृत्ति, रेडियन पर सेकंड में कोणीय आवृत्ति। एक चीज़ और बता दूं, टाइम तो कोई भी ये कोई जनरल टाइम है, कोई भी समय हो सकता है, जनरल टाइम है जिस पर हमें वोल्टेज चाहिए होता है। ये तो सब समझ ही रहे हैं। इस इक्वेशन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ समझने वाली है वो है हमारी ओमेगा। ओमेगा के बारे में अभी बहुत ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन बाद में कभी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा ओमेगा को लेकर। ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ है। अक्सर लोग ओमेगा को ये समझ लेते हैं कि ये जनरेटर के रोटेशन की स्पीड है, यानी कि जो जनरेटर का आर्मेचर है वो इस रफ्तार से घूमता है। ये संभव नहीं है, और ये सत्य नहीं है। संभव नहीं, ये सत्य नहीं है। ये एंगुलर फ्रिक्वेंसी सप्लाई वोल्टेज के बारे में ये बता रहा है कि ये जो इक्वेशन हमें वोल्टेज की लिखी है, ये एक पीरियोडिक वोल्टेज है, उसकी इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, और हमने क्या देखा था, खैर इस चीज़ के बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे। तो ये हमने सिंगल फेस में पढ़ा था, ऐसे ही करंट की इक्वेशन हमने पढ़ी थी। ठीक है, और हमने क्या बात की थी सिंगल फेस में? तो एक बेसिक ओवरव्यू हुआ सिंगल फेस के बारे में, एक कलीय परिपथ के बारे में। ये हमारी एक इक्वेशन हुआ करती थी। अच्छा, एक और बात थोड़ा सा जानिए, इसको सिंगल फेस कहते क्यों हैं? तो ये जो हमारी इक्वेशन लिखी है V इज़ इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, यही लिखा था। ये जो ओमेगा टी जो आया है ना साइन के अंदर, इसको ही हम कहते हैं फेस।
अच्छा, फेस क्या होता है? फेस को हिंदी में कहते हैं कला। ये बहुत महत्वपूर्ण राशि है। देखिए, वी नॉट तो हमारा एक कांस्टेंट है ना, पीक वैल्यू हमारी क्या होती है? कांस्टेंट होती है, नियत होती है, तो बदलेगी नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। बाकी पूरा जो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वी, ये कैसे चेंज होगा? साइन ओमेगा टी के कारण चेंज होगा। तो ओमेगा टी एक ऐसी टर्म है, फेस, जो ये फेस है, जो हमें किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर ट्रू वैल्यू का मान, जो हमारी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मान होगा किसी भी समय पर, वो हमें बता सकती है। ठीक है। अच्छा, बात करते हैं थ्री फेस सर्किट क्या होता है। तो उससे पहले हम समझेंगे कि थ्री फेस सर्किट की ज़रूरत पड़ी क्यों। तो एक चीज़ याद रखिएगा, हमने जब पी एवरेज, अच्छा पी इंस्टेंटेनियस हमने निकाला था, सिंगल फेस के केस में बात कर रहे हैं, सिंगल फेस को ऐसे दिखाते हैं 1 और 5 करके। ठीक है, 5 का मतलब जनरली फेस हम लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस पावर हमने क्या निकाली थी सिंगल फेस में? कैलकुलेशन आपने अगर किया होगा ढंग से, तो वो पावर आई थी वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। एक तो ये टर्म आया था, और उसमें एक और आया था माइनस वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई आया था। क्या आया था? 2 ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, ये हमारी इंस्टेंटेनियस पावर आई थी, किसी एक समय पर पावर आई थी। ठीक है, किसी एक समय पर पावर आई थी। और इस पावर में जो ये वाली टर्म थी वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, इसको हमने कहा था पी एवरेज, यानी कि औसत ऊर्जा जो कंज्यूम हुई वो क्या थी? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। ठीक है, ये हमारी एवरेज पावर आई थी, औसत ऊर्जा आई थी। कॉस फाई यहाँ पर क्या है? पावर फैक्टर है। आर एम एस वोल्टेज, आर एम एस करंट आप लोग जानते होंगे, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर करंट है। खैर, इसमें जो ये वाली टर्म जो आई थी ना, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग टर्म थी ये, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। ये चीज़ जानते क्या बता रही है? ये चीज़ ये बता रही है कि जो हमारी पावर जो सिंगल फेस फ्लो हो रही है वायर में, उसके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा है, मतलब कि डबल फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट कर रही है। और ये जो चीज़ है ना, ये हमारे सिस्टम को अनबैलेंस बनाती है। ये जो 2 ओमेगा टी है, 2 ओमेगा टी मेक्स, यानी बनाती है, मेक्स आवर सिस्टम अनस्टेबल। तो ये हमारे सिस्टम को, हिंदी में भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये हमारे सिस्टम को अनस्टेबल बनाती है। इस कारण से सिंगल फेस में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस पावर में हम एवरेज जब लेंगे तो ये तो टर्म एवरेज हमें मिल जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। लेकिन ये जो बाकी टर्म, ये जो दूसरी वाली टर्म बची है, ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग टर्म है। तो इस वजह से हमें थ्री फेस की ओर रुख करना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि थ्री फेस की ज़रूरत क्या है? नीड ऑफ थ्री फेस, नीड ऑफ थ्री फेस। तो देखिए, थ्री फेस में जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है ना, ये होती है इसका जनरेट करना। इट जनरेट्स, ये बनाती है या पैदा करती है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मशीन में और ढंग से इसको हम चर्चा करेंगे अल्टरनेटिंग करंट मशीन में, एसी मशीन्स में। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जो कि किसी भी किसी भी एसी मोटर के लिए अच्छी चीज़ है। उसे सेल्फ रोटेटिंग ये बनाती है, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरी इसमें खासियत क्या, क्यों थ्री फेस? तो बाय यूज़ ऑफ थ्री फेस सप्लाई, बाय यूज़ ऑफ थ्री फेस सप्लाई या थ्री फेस सिस्टम, we can transfer 3 times power than a single phase system, यानी कि हम सिंगल फेज सिस्टम की अपेक्षा तिगुनी पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी कि पावर इन थ्री फेज जो होगी, वो सिंगल फेज का
3 गुना होगा, 3 गुना पावर हम सिंगल फेस में भेज सकते हैं। और जो तीसरी जो सबसे बड़ी खासियत है उसकी चर्चा हम बाद में कुछ करेंगे, वो है कि इसमें आप जब पी एवरेज निकालेंगे, पी एवरेज इन 3 फेस सर्किट, तो वो हमें मिलता है 3 VRMS IRMS और cos फाई बैलेंस पावर। ये जो VRMS और IRMS है ये फेस वोल्टेज हैं, ठीक है, ये फेस वोल्टेज हैं, लाइन वोल्टेज नहीं है, यहाँ पर फेस वोल्टेज है। बात करेंगे फेस वोल्टेज लाइन वोल्टेज क्या होता है। तो ये फेस वोल्टेज है 3 VRMS IRMS। अच्छा, अब इसको 3 फेस कहा क्यों गया, इतना समझ में आया कि नहीं, कि नीड ऑफ 3 फेस हमें क्या हुआ कि 3 फेस में हम जनरेट कर सकते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है RMF, जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारा उपयोगी है अल्टरनेटिंग करंट मशीन में, AC मशीनों में बहुत उपयोगी है। और जो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, हम 3 गुना पावर ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिंगल फेस के अपेक्षा। मोर रिलायबल भी है, विश्वसनीय भी है। और बात करते हैं और इसको 3 फेस कहा क्यों गया। सिंगल फेस में हमारी वोल्टेज की इक्वेशन एक ही थी, सिर्फ एक ही इक्वेशन आया करती थी, V0 साइन ओमेगा टी। 3 फेस में अब क्या होगा कि हमारा 3 फेस में 3 वोल्टेजेस आएंगी, क्योंकि 3 फेस है। मान लेते हैं पहले फेस को हम V1 कह रहे हैं, तो इसमें हमारी वोल्टेज आएगी V0 साइन ओमेगा टी। और दूसरा फेस में जो वोल्टेज आएगा वो पहले फेस की वोल्टेज की अपेक्षा 120 डिग्री लैग करेगा। लीड लैग समझ में आता होगा, उम्मीद करता हूँ, ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। और तीसरा जो हमारा वोल्टेज होगा वो पहली वोल्टेज से या तो हम माने कि 240 डिग्री लैग कर रहा है या 120 डिग्री लीड कर रहा है, दोनों सेम बातें होंगी। इसको हम ओमेगा टी माइनस 240 भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये V0 साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये हमारी 3 फेस की वोल्टेज की इक्वेशन हो गई। 3 फेस क्यों कहा, क्योंकि इसमें 3 अलग अलग वोल्टेज हमें देखने को मिली। 3 तरह की फेस भी है, एक ओमेगा टी फेस है, एक ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री फेस है, और एक ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री फेस है, या ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री फेस है। इस वजह से इसको 3 फेस की सर्किट कहा गया। अगर इसका हम फेज़र डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो फेज़र कुछ इसका ऐसे बनेगा। RMS वैल्यू लेकर बनाते हैं, ये V1 है, RMS वैल्यू ली है हमने 0 डिग्री पर, तो दूसरा फेज़र जाएगा 120 डिग्री लैग करेगा इससे V2 का। और तीसरा फेज़र क्या है कि वो 120 डिग्री लीड करेगा पहली वोल्टेज से, तो ये लीड डायरेक्शन में ये V3 हो गया। जनरली जो फेज़र का रोटेशन है वो हम मानते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कि जो फेज़र हैं ये घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़े के उल्टी दिशा में घूमेंगे। तो उसमें ये इस तरह से चलेगा, V1 से लैग करेगा, ये डायरेक्शन लैग वाली होती है, उल्टी डायरेक्शन में 120 डिग्री पे लैग करेगा। और ये डायरेक्शन लीड की होती है, 120 डिग्री लीड करेगा। कहने का मतलब है अगर हमारे कोई फेज़र दिया हो, ये कोई फेज़र वोल्टेज है, अगर हम इससे एंटी क्लॉकवाइज कोई एंगल बनाते तो वो नेगेटिव होगा, यानी कि वो लैग करेगा। और अगर हम क्लॉकवाइज एंगल बनाते हैं यानी V, और उससे हम एक क्लॉकवाइज एंगल बनाते हैं तो वो लीड करता है। वेव फॉर्म अगर बनाने की बात करें तो वो थोड़ा सा टेढ़ा काम है, लेकिन कोशिश की जाए। वेव फॉर्म कुछ ऐसा मिलता है इसमें। जनरली जो पहले फेस की वोल्टेज है उसको हम लाल कलर से दिखाते हैं, रेड कहते हैं, रेड वोल्टेज। रेड कलर से सिम्बोलॉजिक है, सिंबल हम उसी यूज करते हैं लाल कलर से। ये हमारी एक साइन वेव। दूसरी हम येलो कलर से दिखाते हैं दूसरे फेस की वोल्टेज को, वो कुछ ऐसे होती है, 120 डिग्री लैग करती है। और तीसरी जो हमारी वोल्टेज होती है उसको हम ब्लू कलर से दिखाते हैं, वो 120 डिग्री लीड करते हुए मानते हैं, कुछ ऐसे। तो इसमें हम एक चीज़ बहुत
गौर कर सकते हैं क्या कि लाल वाली वोल्टेज ये आर आई, यहाँ पे वाई आई, फिर यहाँ पे नीली वाली आई, आर वाई बी हुआ, फिर उसके बाद आर आया, फिर वाई आया, फिर बी आया, फिर आर आया, फिर वाई आया, आगे हम बढ़ा देंगे तो बी आएगा। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है, एक श्रेणी बन रही है, आर वाई बी, फिर आर वाई बी, फिर आर वाई बी। इस तरह की जो श्रेणी बनती है उसको हम कहते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस, यानी कि धनात्मक अनुक्रम में वोल्टेज, उसका जो टर्म होता है वो आर वाई बी होता है। अगर हम आर को रेफरेंस लें तो, अगर हम वाई को लेते हैं तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं उसको हम वाई बी आर। अगर कोई बी को रेफरेंस ले तो कुछ ऐसे भी लिख सकता है बी आर वाई। ये तीनों सेम है, एक जैसा है। आर वाई बी कहें या वाई बी आर कहें या बी आर वाई कहें, तीनों सेम है। तो ये समझ में आया फेज सीक्वेंस के बारे में। फेज सीक्वेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, जैसे आर वाई बी जो चल रहा है, ये तीनों सही हैं। आर वाई बी आर और बी आर वाई जो हमने लिखा है ये तीनों सही हैं। फेज सीक्वेंस की हम डेफिनेशन लिखते हैं। क्या होता है फेज सीक्वेंस? कि फेज सीक्वेंस is a order in which the three voltages, तीन वोल्टेज हम तीन फेज में पढ़ते हैं, तीन वोल्टेज हमने देखी अभी, the three voltages reach their maximum values। कहने का मतलब है कि फेज सीक्वेंस हमें एक ऑर्डर बताता है, एक क्रम बताता है कि किस क्रम में तीनों वोल्टेज अपनी अधिकतम वैल्यू पर पहुंचेंगी। जैसे फिर से हम समझते हैं इस चीज़ को। जैसे ये हमने सपोज करिए कि हमें वी आर लिया है, V1 को हम वी आर भी लिख सकते हैं, आर फेज का वोल्टेज। दूसरा हमने वी वाई लिया है और तीसरा हमारा जो वोल्टेज था ये वी बी था। क्यों ऐसे बनाया गया है? क्योंकि वी आर से वी वाई क्या था, 120 डिग्री लैग कर रहा था, और वी बी जो है वो 240 डिग्री लैग कर रहा था। तो 240 डिग्री घुमाएंगे तो कैसे आएगा? ऐसे ही कुछ आएगा 240 डिग्री। जो हमारा फेज़र होता है उसको हम जनरली मान के चलते हैं कि जो फेज़र है ना, ये जो तीनों हमने बनाया ये रोटेट करता है। कुछ ऐसे रोटेट हम मानते हैं ये ओमेगा से रोटेट करता है, ठीक है। ये हमारे फेज़र के जो रोटेशन की स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, जो कि मानक माना गया है सभी लोगों द्वारा, वो जनरली एंटी क्लॉकवाइज मानी जाती है। ACW का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, घड़े की उल्टी दिशा में हम मानते हैं। तो उसमें जब हम देखेंगे तो हमारा VR सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू पाएगा, उसके बाद VY, उसके बाद VB। इसीलिए जो हम लिखते हैं पॉजिटिव, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फेज सीक्वेंस, कि सबसे पहले हमारा R है, R फेज मैक्सिमम वैल्यू पाएगा, फिर Y पाएगा, फिर B पाएगा। सपोज़ कर किसी ने अपना रेफरेंस से चुन लिया है कि मैं Y को मानूंगा, तो सबसे पहले Y उसके लिए मानेगा, फिर B मानेगा, फिर R मानेगा मैक्सिमम वोल्टेज। अगर किसी ने B पे लिया है तो सबसे पहले B अटेन करेगा, फिर R करेगा, फिर Y। लिखने का जो ऑर्डर होता है ना, ऐसे लिखते हैं इसको, जनरली लिखा आपको दिखेगा ऐसे R V B R Y B Y, R Y B Y R Y B। कहीं एक को छोड़ के पकड़ें तो घूम फिर के सब वही हो जाता है। और एक होता है हमारा नेगेटिव सीक्वेंस। नेगेटिव सीक्वेंस में हम करते कहाँ हैं कि हम किन्हीं दो का ऑर्डर हम चेंज करते हैं। सपोज़ करिए ये हमारी VR था, ये हमने VR बनाया। अब तक हमारा VY जो था 120 डिग्री लैग कर रहा था, हमने यहाँ पे VB बना दिया कि VB जो है वो 120 डिग्री अब लैग कर रहा है इससे, और VR जो है वो यहाँ पर 120 डिग्री लीड कर रहा है VY। इसमें भी वही हम रोटेशन मानेंगे एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा से। तो अब जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? पहले VR पाएगा, फिर VB, फिर VY। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस कैसे लिखेंगे कि हमारा जो सीक्वेंस बना वो बना R B Y,
या बी वाई आर या वाई आर बी, ये जो हमारा सीक्वेंस बना, जिस तरह से ये फेजेस अपनी मैक्सिमम वैल्यूज पाएंगी, उसको हम कहते हैं निगेटिव सीक्वेंस। तो ये कहानी हुई इनकी, बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ ये 3 फेज सर्किट का। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ 3 फेज सर्किट का। आगे की चर्चा हम और अगले वीडियो करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।